खुशी से सामने आए हिमतेंदुओं का खेलियां करते वीडियो। गंगोत्री नेशनल पार्क में बर्फबारी के बीच खेलते दिखे हिमतेंदु। जोशीमठ के सेलंग गांव के पास में 200 मीटर नीचे गिरी गाड़ी। हादसे में गाड़ी का ड्राइवर घायल, अस्पताल में भर्ती। रामलला के गर्भगृह की एक्सक्लूसिव तस्वीर आई सामने। चंपत राय ने तस्वीर को किया ट्वीट। प्रतापगढ़ में हाईवे किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। प्रशासन की कार्रवाई से कब्जाधारियों में मचा हड़कंप। उन्नाव में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे की जद में आ रहे निर्माण पर चला बुलडोजर। एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में गिराया गया पक्का निर्माण। लखनऊ में पुलिस ने चौकी में करवाई प्रेमी युगल की शादी। 7 जीने मरने की कस्में खा चुके प्रेमी युगल परिवार के न मानने पर चल रहे थे घर से फरार। अमेठी में सड़क निर्माण में सामने आया घपला। ग्रामीणों ने सड़क में भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल किया। बाराबंकी में जमीन पर कब्जा करवाने का वीडियो वायरल। ग्राम प्रधान लेखपाल और देवा खाने में तैनात दारोगा पर लगा है आग। हेमवती नंदन बहुगुणा जी के पुण्यतिथि पर सीएम सहित सरकार के मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। आजम और अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती। संभल हादसे में मुआवजे का ऐलान हुआ। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायल लोगों को 50-50 हजार की दी जाएगी मदद। संभल हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा, संभल में हुई जनहानि बेहद पीड़ादायक। संभल कोल्ड स्टोरेज हादसे में 14 लोगों की मौत, 10 लोगों को मलबे से जिंदा बाहर निकाला। संभल कोल्ड स्टोरेज हादसे में पुलिस प्रशासन का एक्शन। 6 में से 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल पर बड़ा फैसला। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने किया ऐलान। कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में सपा के बहुत नेता झूठे मुकदमों में जेल में हैं। भाजपा जिससे घबरा जाती है उसके घर पर ईडी सीबीआई को भेजती है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने ठुकराया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का न्योता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वरुण गांधी का लेक्चर देने से इनकार। 24 मार्च को पीएम मोदी का काशी दौरा। आज पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम। जोशी गांव में एक ही घर में 5 शव मिलने से मचा हड़कंप। एक महिला और 3 बच्चों का शव पुलिस ने किया बरामद। ग्राम प्रधानों से रंगदारी मांगने वाला मुख्तार गैंग का शार्प शूटर मुठभेड़ में घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। मसूरी पुलिस ने हत्या और गैंगरेप में फरार 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। अभियुक्त को पुलिस ने नेपाल बिहार सीमा से किया गिरफ्तार। सीतापुर में अज्ञात शख्स ने युवक को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अल्मोड़ा में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सानू पवार को किया जिला बदर। हिस्ट्री शीटर सानू पवार पर दर्ज है कई मुकदमे। कानपुर देहात में ढाबे की आड़ में डीजल की कालाबाजारी। 2400 लीटर डीजल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में सनकी ने 15 कारों पर डाला तेजाब। एक सोसाइटी में काम करने वाले सफाई कर्मचारी की करतूत। गाजियाबाद में नशा मुक्ति केंद्र में बंद लोगों के बीच हुआ विवाद के दौरान एक युवक की पीट कर। कानपुर देहात में पति ने हथौड़े से वार करके पत्नी को मार डाला। प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है हत्या की वजह। कानपुर में धर्मांतरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रावतपुर इलाके के थारू बस्ती का बताया जा रहा है। बागपत में मामूली सी बात पर एक युवती को मारी गोली। आरोपी ने क्रॉस केस बनाने के लिए छोटे भाई पर भी किया फायर। अमरोहा में वन विभाग की 300 हेक्टेयर जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। 2 ट्रैक्टर्स ने 4 घंटे के अंदर हरी फसल को जुताई करके नष्ट किया। हापुड़ पुलिस और एसओजी की टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। 85,000 रुपए, लाइसेंस, रिवॉल्वर, पिस्टल, बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर में मेले में लगी आग। 3 दुकानें जलकर खाक और लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। ललितपुर में पानी से भरे गड्ढे में गिरा मासूम, डूबने से हुई मौत। थाना मडावरा के रन गांव का मामला। रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आया युवक। अस्पताल में डॉक्टर से युवक को मृत घोषित। प्रतापगढ़ में नगर पालिका की बड़ी लापरवाही आई सामने। स्थायी डंपिंग जोन नहीं होने से कूड़े में लगाई आग। बाराबंकी में खेत में काम कर रहे लोगों पर गिरी आकाशीय बिजली, 5 लोग झुलसे। कानपुर देहात में खेत में चारा काट रहे व्यक्ति पर गिरी आकाशीय बिजली। एक व्यक्ति की मौत, पास में काम कर रहा है दूसरा युवक भी घायल। कुशीनगर में आकाशीय बिजली गिरने से ईंट भट्टे की चिमनी हुई क्षतिग्रस्त। बारिश के दौरान गिरी आकाशीय बिजली। वाराणसी में बिजली कर्मियों की हड़ताल के बाद कई इलाकों में बिजली गुल। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर की भी बत्ती गुल। झांसी में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का प्रदर्शन जारी। 72 घंटे के लिए हड़ताल पर बैठे कर्मचारी। मिर्जापुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने के बाद बढ़ी परेशानी। जिला प्रशासन ने परेशानी से निपटने की तैयारी। लखनऊ में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल का दिखा साइड इफेक्ट। पुलिस लाइन की बत्ती हुई। ताजमहल के जर्जर गुंबद की मरम्मत कराएगा पुरातत्व विभाग। गुंबदों के पत्थर टूटने से हो गई जर्जर। मेरठ के मटौर गांव के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा सुंदरकांड का पाठ। रोजाना सुंदरकांड को लेकर स्कूल पहुंच रहे बच्चे। गाजियाबाद में कूड़ा उठाने वाले ज्यादातर ई रिक्शा पड़े खराब। जोनल ऑफिस में खड़े हैं खराब हुए ई रिक्शा। उन्नाव में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। ज्यादा बारिश से फसलों को नुकसान। एडीजी सुरक्षा बीके सिंह और आईजी दीपक कुमार पहुंचे मथुरा। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का स्थलीय निरीक्षण किया।
बिजनौर में मधुमक्खियों के झुंड ने कई लोगों पर किया हमला। मधुमक्खी के काटने पर महिला सहित 5 लोगों की हालत बिगड़ी। लखनऊ में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। 4 साल से लंबित पड़ी नियुक्ति के खिलाफ जताया विरोध। फर्रुखाबाद में बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से कई इलाकों में बत्ती गुल। अस्पतालों में मरीज हुए परेशान। अंबेडकर नगर में बीती रात से हड़ताल पर है विद्युत कर्मचारी। संविदा और निविदा कर्मी भी हड़ताल में शामिल। प्रदेश सरकार से वार्ता विफल होने से नाराज गाजियाबाद के बिजली कर्मी 72 घंटे की हड़ताल पर चले। आज से कोलकाता में समाजवादी पार्टी की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आगाज हो चुका है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के गढ़ से सपा मुखिया अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 3 दिनों तक लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। ये तैयारी है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें कैसे जीते, क्योंकि जिस तरह की हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान, लगातार लोकतंत्र पर हमला कर रही है। पहले दिन अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्हें संबोधित करते हुए आने वाले दिनों की राजनीतिक चुनौतियों को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयार हो जाने का आह्वान किया। ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन है कोलकाता में, जिसको संबोधित कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के बड़े नेता मंच पर बैठे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में 2024 से पहले विपक्षी एकजुटता का भी हल निकल सकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सपा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को किन मुद्दों पर घेरेगी, उस पर भी रणनीति बनेगी, क्योंकि सपा और टीएमसी में कई मुद्दों को लेकर सहमति है और अखिलेश भाजपा के खिलाफ देश के तमाम क्षेत्रीय क्षत्रपों को लामबंद करने में जुटे हुए हैं। और दूसरी तरफ बंगाल में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत होते ही भाजपा ने भी सपा पर अब हमले शुरू कर दिए। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी की कमान संभालने के बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक है, लेकिन यूपी से बाहर जाकर बंगाल में सपा के इस मंथन पर भाजपा ने चुटकी लेते हुए कहा है कि अखिलेश यादव कहीं भी मंथन कर ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। समाजवादी पार्टी अपने अंतिम दौर से गुजर रही है, कुछ भी कर ले कोई परिणाम नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं बचा है, इसलिए वो प्रदेश छोड़ करके बाहर गए। हालांकि पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को सपा का निजी कार्यक्रम बताया, लेकिन उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके लिए यूपी में जगह नहीं, वो किसी और जगह ही तलाश में जुट जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों को जब कोई स्थान नहीं होता तो लोग, कोई विदेश भ्रमण करता है 1 जनवरी को, कोई कुछ और करता है, तो ये उनका अपना कार्य है। कोलकाता में अखिलेश यादव ममता बनर्जी की मुलाकात को भी भाजपा ने तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि हर लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुटता दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन भाजपा के खिलाफ ये कोशिश विपक्षी दलों की ताकत नहीं बल्कि घबराहट दिखा रही है। यूपी में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी गुरुवार रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल पर हैं और इसी की वजह से लोगों की परेशानी अब बढ़ गई। लखनऊ पुलिस लाइन में तो तकरीबन 6 घंटे तक बत्ती गुल रही। यहाँ विश्वविद्यालय उपकेंद्र से पूरे क्षेत्र की बिजली काट दी गई। कोई सुनवाई नहीं हो रही, सुबह से पूरा क्षेत्र की लाइट बंद है, जबकि कोई सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की। उधर वाराणसी में बिजली न होने से डीएम दफ्तर में काम पूरी तरह बाधित हो गया, जिसकी वजह से अंधेरे में काम करना पड़ा। कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने के बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा खुद सामने आए। उन्होंने इसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड बता दिया, साथ ही कहा जनता को दिक्कत न हो इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। साथ ही हम जनता को तकलीफ न पड़े इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और जो भी परिस्थिति आएगी उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं। हालांकि सरकार का ये भी कहना है कि कर्मचारियों की बोनस समेत अन्य मांगे पहले से ही पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ गैर जिम्मेदार संगठन की हठधर्मिता से ये हड़ताल हो रही है। कर्मचारी संगठनों के लिए अभी भी बातचीत का रास्ता खुला है। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो कार्रवाई होगी। और संभल के कोल्ड स्टोरेज में गुरुवार को हुए हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 14 तक पहुंच चुकी है। गुरुवार को क्षमता से ज्यादा आलू भरने की वजह से चंदौसी का ये कोल्ड स्टोरेज ढह गया था, जिसमें 25 से ज्यादा मजदूर मलबे में दब गए थे। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 11 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जबकि 2 से 3 लोगों के फंसे होने की आशंका है। शासन की तरफ से हादसे में मरने वालों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए का ऐलान किया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में हादसे में घायल हुए मजदूरों से मिलकर उनका हाल जाना। हादसे के बाद जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह चंदौसी पहुंचे, मौके पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया। तो कार्रवाई की जा रही है, अभी एनडीआरएफ की टीम में काम कर रही है और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मृतक परिवारों के प्रति
बहुत बड़ी हम लोगों को संवेदना है और उनके परिवारों को ठीक रखने का योगी सरकार पूरा प्रयास करे। इस हादसे में चंदौसी के इस कोल्ड स्टोर के 2 मालिकों सहित कई और लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन हादसे के बाद से ही कोल्ड स्टोरेज के मालिक फरार हैं, क्योंकि जांच में पाया गया है कि कोल्ड स्टोर का चैम्बर अवैध तरीके से बनाया गया था। उमेशपाल हत्याकांड के मामले में एक्शन लगातार जारी है। एसटीएफ ने शूटर्स को पनाह देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। 24 फरवरी को जिन शूटर्स ने उमेशपाल को मौत के घाट उतारा वो कहां हैं? अभी इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन शूटआउट के नेपाल कनेक्शन का पर्दाफाश हो गया। नेपाल से शूटर्स को पनाह देने वाला गिरफ्तार हुआ है। आरोपी कयूम अंसारी पर नेपाल के कपिल वस्तु में कुछ शूटर्स की मदद करने का आरोप है। इतना ही नहीं, कयूम पर बॉर्डर पार कराने का भी आरोप है। कयूम अंसारी प्रयागराज का ही रहने वाला है। एसटीएफ भले ही शूटरों को गिरफ्तार कर पाने में नाकाम रही हो, लेकिन वो फिर भी कयूम को पकड़ पाने में अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। एसटीएफ की टीम अब कयूम के सहयोगियों की तलाश में जुटी हुई है। प्रयागराज से नेपाल और देश के अन्य हिस्सों में उमेशपाल के गुनाहगारों को पुलिस ढूंढ रही है। जांच एजेंसियों ने नैनी इलाके से एक महिला को हिरासत में लिया है। हिरासत में ली गई महिला एक शूटर से लगातार संपर्क में थी। शूटर से रोजाना कई बार महिला की बात होती थी। शूटर की डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया है। शूटआउट केस में नैनी जेल में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने छापा भी मारा। ये कार्रवाई अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के नैनी में बंद होने के मद्देनजर की गई। से बातचीत नहीं अली से, क्योंकि अली भी बंद है तो वहाँ पे भी चेकिंग का है। जहाँ उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर एक्शन हो रहा है, रुद्रपुर में बुलडोजर कार्रवाई की गई। ये अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन है। तस्वीरें रुद्रपुर की हैं, जहां प्रशासन की टीम दल बदल के साथ पहुंची और अवैध निर्माण को हटाना शुरू किया। जिला प्रशासन ने डीडी चौक से इंदिरा चौक तक अतिक्रमण हटाया। लोहिया मार्केट में 200 से ज्यादा दुकानों को ध्वस्त किया गया। एक सप्ताह पहले एनएचआई ने लोहिया मार्केट के व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था, जिसके बाद से व्यापारी दुकानें बंद कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अल्टीमेटम खत्म होते ही प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। आतंक के तौर पे पूरे कुमाऊं रेंज से फोर्स है। कुमाऊं रेंज से काफी अधिक संख्या में अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ से पुलिस, पीएसी और इवन अपना एसओ एसएचओ के अलावा एसडीआरएफ के टीम्स भी है, हमारा एनडीआरएफ के टीम्स भी है। ये सब एहतियातन के तौर पे है, तो एनएच के निर्देशन पे कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर एक्शन से पहले ही प्रशासन ने डीडी चौक से इंदिरा चौक तक धारा 144 लागू कर दी थी, क्योंकि पिछले 7 दिन से व्यापारी अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के चलते प्रशासन ने फैसला लिया। दरअसल मार्च महीने के अंत में G20 की बैठक होने वाली है। बैठक से पहले रुद्रपुर को साफ सुथरा बनाने की कवायद में प्रशासन जुटा है और इसी कड़ी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है। जेल में बंद सपा के विधायक इरफान अंसारी को आज कानपुर की कोर्ट में पेश किया। इरफान अंसारी को महाराजगंज जेल से पेशी के लिए कानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में लाया गया था। इरफान को फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा करने, आगजनी करने समेत कई और मामलों में कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने हर मामले की सुनवाई के लिए अलग अलग तारीख दे दी। अन्य मामलों में सभी में तारीखें पड़ी हैं। आधार कार्ड वाले मामले में 25 मार्च डेट पड़ी है, आगजनी वाले मामले में 20 मार्च डेट हुई है और बाकी अन्य जो मामले उनमें 29 मार्च की डेट। पेशी के बाद कोर्ट से बाहर निकलते वक्त एबीपी गंगा ने जब इरफान सोलंकी से बात करने की कोशिश की तो इरफान ने क्या कहा, सुनिए। मेरा अल्लाह है और जब तक मेरा अल्लाह है मेरे साथ इंसाफ होके रहे। पेशी के दौरान इरफान सोलंकी भारी भीड़ और धक्का मुक्की की वजह से पुलिस वालों और मीडिया पर इसलिए भड़क गए क्योंकि इरफान सोलंकी मीडिया से बात नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान इरफान सोलंकी इस कदर भड़क गए कि कोर्ट परिसर में ही इस्तीफा देने की बात कह दी। यार तुम लोग क्यों आते जब बात नहीं करने देते? क्यों बुलाते हो तुम लोग को? ये क्यों नहीं इनसे बात करते हो यार? ये धक्का मारा करते हमें। हम आदमी है, जानवर है, बंदर हो गए, हम गधे हो गए। भैया इस्तीफा लेना, देखिए इनको इस्तीफा चाहिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार है। इस्तीफा ले ले हमसे, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? ये कल इस्तीफा लेना चाहे आज ले ले, अभी ले ले। सपा नेता आजम खान और उनकी फैमिली की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आजम को एक बार फिर से कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब आजम खान जब पूरे परिवार के साथ रामपुर कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा था कि आजम खान गमगीन नहीं थे, बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कान दिख रही थी। यही नहीं, कोर्ट के बाहर जुटे समर्थकों में से एक समर्थक उनसे मिलकर रोने लगा तो आजम ने उसे ढांढस बताते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा। दरअसल आजम खान और उसका पूरा परिवार 2 जन प्रमाण पत्र मामले में रामपुर कोर्ट पहुंचा था, जहां पूरे परिवार ने अपना बयान दर्ज कराया। इसके अलावा भड़काऊ भाषण के मामले में आजम ने बयान दर्ज कराया। उधर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद कोर्ट में बड़ा झटका लगा, जहां कोर्ट ने दोनों को फौरी राहत देने से इनकार कर दिया।
अब्दुल्ला आजम ने MP MLA कोर्ट रामपुर के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को फौरन रोक लगाकर इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा मेरिट के आधार पर मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने मामले में प्रदेश सरकार से 3 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। हालांकि इससे पहले फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर हाई कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते अब्दुल्ला आजम की विदायगी चली गई। इसके बाद अब्दुल्ला ने अपील में MP MLA कोर्ट की सजा पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। और सरकारी राशन की दुकानों पर कार्ड धारकों को राशन वितरण में पारदर्शिता लाने को लेकर यूपी सरकार अब विशेष ध्यान दे रही है। यही वजह है कि राजधानी लखनऊ में पहले ग्रेन ATM की शुरुआत कर दी गई है। ग्रेन ATM लखनऊ के सहारा स्टेट गेट नंबर 2 स्थित सरैया टोला मडियाव जानकीपुरम में लगाया गया है। दरअसल ग्रेन ATM लगाने का खास मकसद है कि इससे घटतौली पर रोक लगेगी, साथ ही कोटेदारों को बार बार राशन तोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेन ATM में कोटेदार की तरफ से पहले से अलग अलग बॉक्स में गेहूं और चावल भर दिया जाएगा। ग्रेन ATM ई-पॉश मशीन से जुड़ा रहेगा। कार्ड धारक का ई-पॉश मशीन में जैसे ही अंगूठा लगाया जाएगा, वैसे ही ग्रेन ATM से यूनिट के आधार पर खाद्यान्न निकलने लगेगा। हाँ, राशन कार्ड है, इनको यहाँ लाएंगे और उनके मशीन पे और ई-पॉश मशीन में जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। वैसे ग्रेन ATM से कनेक्ट कर दिया गया है। हालांकि यूपी के नागरिकों को अब चावल और गेहूं खरीदने के लिए किराना दुकान पर जाकर लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब दूध, पानी और रुपए की तरह ATM से राशन भी निकाल सकेंगे। इसके लिए बस ATM में तय शुल्क के मुताबिक पैसे डालने होंगे। गोरखपुर में बिजली विभाग के सरकारी दफ्तरों से बकाया बिल की वसूली बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। गोरखपुर जोन में सरकारी विभागों पर 1-2 नहीं बल्कि 107 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। इनमें गोरखपुर पुलिस और DDO विश्वविद्यालय सबसे बड़े बकायेदार हैं। इन पर 1 साल से भी ज्यादा समय का 8 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया है। इनके अलावा गोरखपुर शहर में अलग अलग सरकारी विभागों का 23 करोड़ रुपए बकाया है। प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जल्द से जल्द ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। हालांकि कई बार नोटिस पर कुछ सरकारी विभागों ने बकाये का चेक बिजली विभाग को भी भेजा था, लेकिन अब वो चेक बाउंस हो गए तो बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर की तरफ से सभी विभागों को फिर से बिजली बिल जमा करवाने के लिए चिट्ठी भेजी गई है। विभागीय पुलिस के SSP साहब का भी हमारे पास लेटर आया था, उनके बकायेदारों की लिस्ट हमने संकलित करके उनको भेज दी है। इसी तरह से जो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के हैं उनको भी हमने वो पत्र भेज दिया है। बिजली विभाग को उम्मीद है कि मार्च महीने के अंत तक 107 करोड़ के बकाये से बड़ी राशि की वसूली हो जाएगी। कुल 107 करोड़ रुपए का बकाया है अलग अलग विभागों का, और सबसे ज्यादा बकाया जो 8 करोड़ रुपए का है वो पुलिस विभाग और गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का है। वाराणसी में फूड पॉइजनिंग से 65 लोग बीमार हो गए। अस्पताल के बेड पर लेटे सभी लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हैं। इनमें 12 बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। दरअसल इनकी ये हालात भंडारे में खाना खाने के बाद हुई है। मामला सिंघोरा थाना क्षेत्र के बरवा गांव का बताया जा रहा है, जहां गांव के ही करिया उर्फ हरिनाथ बेनवंशी नाम के शख्स ने धार्मिक कार्यक्रम रखा था, जहां प्रवचन के बाद सैकड़ों लोगों ने खाना खाया। खाने के बाद सबको ये प्रॉब्लम आ गई है, उल्टी पुल्ला हो रहा है और पेट में दर्द है। लगभग में जितने लोग खाए हैं उसमें से बस 15-20% ही सही होंगे, नहीं तो 80% सब दिक्कत में है। जानकारी के मुताबिक सभी लोगों ने पनीर और चावल खाया था, जिसके बाद 65 लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिनमें 27 लोगों की हालत गंभीर हो गई, जिन्हें पिंडरा PHC से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल रेफर करना पड़ा। 12 बच्चे हैं और 15 एडल्ट हैं जो यहाँ पर, बाकी कुछ लोग वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडरा में। हालांकि अभी तक 65 लोगों के बीमार होने की खबर सामने आई है, लेकिन वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। ऐसे में माना जा रहा है कि और लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। हालांकि लोगों ने सिंथेटिक पनीर होने की भी आशंका जताई है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। और वहीं अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, क्योंकि अगले साल भगवान रामलला भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। अयोध्या में बन रहा श्री राम का भव्य मंदिर अब अपना आकार लेने लगा है। पूरा मंदिर पत्थरों से बनाया जा रहा है, इसलिए इसमें वो शिलाएं भी लगाई जा रही हैं, जो 1989 में 2,75,000 गांवों से पूजा अर्चना के बाद लाई गई थी। 1989 में जो 2,75,000 गांवों में पूजित शिला थी, उन शिला का भी उपयोग राम मंदिर निर्माण में किया जा रहा है। इस शिला को पहले तो राम मंदिर की नींव की भराई में इस्तेमाल किया गया और अब परकोटे की मजबूती के लिए किया जा रहा है। ये शिला राम जन्मभूमि की कार्यशाला में रखी हुई थी। और सब दीवार बना दी गई है परकोटा के, जिससे कि और मजबूती आ जाए। रो सीट का वहाँ पर उपयोग किया जा रहा है।
मंदिर निर्माण ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों का दावा है कि काम 70% तक पूरा हो चुका है। मंदिर निर्माण कार्य अक्टूबर 2023 में प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा और भगवान राम लला जनवरी 2024 में अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान पर अभी विवाद थमा नहीं है कि उनके चचेरे भाई वरुण गांधी अब चर्चा में आ गए। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण को लेकर भाजपा हमलावर है, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी के चचेरे भाई वरुण गांधी की भी एंट्री हो गई है। वरुण गांधी ने विदेश में भारत की बातचीत के न्योते को ठुकरा दिया है और ये साफ कर दिया है कि वो राहुल गांधी की तरह विदेश में देश के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। दरअसल वरुण गांधी को मोदी सरकार से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन मिला था, लेकिन उन्होंने चर्चा में शामिल होने से इनकार कर दिया। वरुण गांधी ने ट्वीट में लिखा कि मैंने ऑक्सफोर्ड यूनियन में एक बहस के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। भारत की राजनीति नियमित रूप से हमें अपनी नीतियों में सुधार के लिए समालोचना करने और रचनात्मक सुझाव देने की जगह देती है। भारत की पसंद और चुनौतियों को अंतर्राष्ट्रीय जांच के अधीन करना मेरे लिए एक अपमानजनक कार्य है। वहीं वरुण गांधी के इस फैसले से भाजपा ने राहुल गांधी को छोटे भाई से सीखने की नसीहत दी है। वरुण निस्संदेह आलोचना भी करते हैं, कई बार प्रखर आलोचना करते हैं और आलोचना करने का प्रत्येक को अधिकार है, तो उनको भी अधिकार है, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो ठीक कही है। वो अपने घर की बातों को बाहर न कहें और राहुल जी को अपने छोटे भाई से सीखना चाहिए। वरुण गांधी की कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी तेज थी, लेकिन अब वरुण गांधी का स्टैंड राहुल गांधी से बिल्कुल विपरीत नजर आ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।